पिक्चर चालू करो बे। ये मुस्लिम वर्ल्ड के दो बड़े देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी सावधानी के साथ इस विषय को देखकर अपने कदम बढ़ा रहा है। और अब आप देख रहे हैं जिस ढंग से न्यूक्लियर पावर्स इसमें इन्वॉल्व होने लगी हैं, तो मुझे वो एक पुराने गीत की पंक्ति याद आती है जो आप सबने सुना होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसमें एक लाइन थी, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, हर कदम उठाना जरा देखभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। Once more! Once more! Once more! तो मैं आज कम से कम देश से तो अलग और अपने विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा, कम से कम अपने मुंह से हर एक शब्द निकालना बड़ा देखभाल के, क्योंकि हम तो चल रहे हैं बहुत संभाल के, मगर आप ऐसा ना हो। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, हमास हिजबुल्लाह के बारे में हम क्यों बोल रहे थे? उस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमारा कोई मामला नहीं था, इसलिए संभल के चलने की जरूरत है। और ऑन द लाइटर नोट मैं ये कहूं, आसिम मुनीर को बुलाकर जो लंच खिलाया, तो भैया उनको तो वो दांव दिया है अमेरिका ने कि वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ लंच कर ले वो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा विलेन हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? उनको करवा दिया तनखैया। अब सोचिए एक ऐसे मुल्क को जो खैराती लाल है, उधारी लाल है, यही नहीं अभी और सुनिए, जो भीख मांग रहा है, उसको कोई भिखारी को लंच क्यों देता है? एक कहावत होती है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। कुछ नहीं है तो खून तो निचोड़ा जाएगा ना। ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी मुझे एक लाइन याद आती है, आज लंच कर रहे थे, कल जाके भीख मांगेंगे सऊदी अरब, यूएई और कतर से। तो एक पुरानी सूफी नज़्म है, तो मुझे लगता है ये सूफियाना लंच उनको दिया गया है, जिसमें एक लाइन है कि गर ये हुआ तो क्या हुआ, गर वो हुआ तो क्या हुआ। आज आसिम मुनीर के ऊपर लागू होती है, गर नेमते खाता रहा दौलत के दस्तरख्वान पर, मेवे मिठाई दूध घी हलवा और तुरशी और शकर, और दूसरी तरफ या लाद गठरी भीख की टुकड़े के ऊपर धर नजर, होकर फना फिरता रहा कूचा बकूचा दर बदर, अगर ये हुआ तो क्या हुआ, अगर वो हुआ तो क्या। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। यूएस जिसका आप आजकल बहुत यूएस से प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वो यूएस हमारी स्टील पर टैरिफ लगाता है, हम चुप रहते हैं। वो यूएस जो है हमें आंखें दिखाता है, कहता है ब्रिक्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा, मार्को रूबियो ने कहा था, हम उसमें कुछ नहीं कहते। तो ये कब तक चलेगा? आपकी विदेश नीति ऐसी हो गई है कि उसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे मालदीव्स है, चाहे श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये तमाम सारे मुल्क हमारे से दूर होते जा रहे हैं। इनका झुकाव जो है वो चीन की तरफ होता जा रहा है। चीन तो हमारा दुश्मन है ही है। चीन तो हमें कहता है कि ब्रह्मपुत्र का मैं पानी आपका धीमा कर दूंगा। चीन तो ये भी कहता है कि भाई हम आपके गांव के सारे नाम बदल रहे हैं। आपके मेंबर पार्लियामेंट तापिर गांव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारी जमीन के अंदर घुस गया है जी, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। गलवान के अंदर 20 हमारे सैनिक शहीद हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। तो ये जो आपकी विदेश नीति है उस पर मेरा आक्षेप है कि आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि आज रशिया भी $2.6 बिलियन का उन्होंने पाकिस्तान के साथ में स्टील इंडस्ट्री के लिए ट्रेड साइन किया। चल झूठा। तो ये तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत को पीछे छोड़ती जा रही है। हमारी विदेश नीति जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा रही है, और जो भारत आप कहते थे कि मजबूत है, वो मजबूर नजर आ रहा है। तो ये मजबूर भारत नहीं होना चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। है इसकी बहुत परिभाषा अलग अलग है, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने एक दूसरे को कैप्चर करने की कोशिश की है, और मगर हमारे यहाँ एक उल्टा मामला रहा, हम अपना हिस्सा देते रहे दूसरे को बड़े आराम से, और उसके बाद संधि करते रहे। जहाँ तक आपने ये बात कही, ईरान की बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमारे ईरान के साथ एक दौर में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 1973 में इंदिरा गांधी वहाँ गई थी, 71 में ईरान फौज भेजने वाला था, तब रजा पहलवी की सिस्टर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, एक बड़े उद्योगपति के, उसके माध्यम से वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ था। मगर यह भी एक बात सत्य है जो मैंने आपसे बात कही, चाबार दिया है ईरान ने। क्यों दिया आपको पता? उससे हम अफगानिस्तान से लेके, जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, हम सेंट्रल एशियन और वो तमाम कंट्रीज तक जा सकते हैं। मगर उसी के साथ
इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस में सुपीरियरिटी है, हमें उसके बारे में भी ध्यान रख के चलना है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बैलेंसिंग की बात है। और जहां तक अमेरिका की बात है, हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है। अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट में सोच रहा है। सिर्फ हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं सोचते। अभी हमारे सापरा साहब बोल रहे थे, याद करिए अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, जॉर्ज बुश थे रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन को मारेंगे। और कब मारा गया? जब डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे, तब जाके मारा। कोई किंतु परंतु कभी सुनने में मिला? कभी अमेरिकन टेलीविजन पे सुनने को मिला कि 9/11 के मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भटके हुए नौजवान थे? कभी उन्होंने ग्वांटानामो बे को लेकर ये कहा कि साहब ये तो अत्याचार हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है? इसलिए, और आप देखिए, इजराइल ने ईरान के अंदर प्रिसाइजली उनके जनरल्स को मारा। इसका मतलब कोई सूचना दे रहा था, मगर ऐसी सूचना कोई इजराइल से क्यों नहीं निकाल पाता है? कारण क्या है? वहां पे एक अलग प्रकार की यूनिटी है। और जो एक लाइन और कह दूं, मैं 2000 में अमेरिका गया था, मेरे एक फ्रेंड ने बताया, और शायद आप दोनों लोगों को तो निश्चित रूप से पता होगा, वहां एक बिस्किट मिलता है, उसको कहते हैं साहब ये ज्यूइश बिस्कुट है। उसकी खासियत क्या थी? नॉर्मली $1 के 3 मिलते हैं, मगर ज्यूइश बिस्कुट सेम है, मगर $1 का 1 मिलता है। तो फिर भी यहूदी लोग क्यों खरीदते थे? वो कहते थे ये पैसा इजराइल के लिए जाएगा। क्या बात है। और वो देश इस ढंग से बनते हैं, ना कि इसलिए नहीं कि कुछ मुफ्त मिला, उसके बाद देश की सुरक्षा का कुछ भी होगा, किसी के भी हाथ में सत्ता चली जाएगी, मेरे से कोई मतलब नहीं। देश के अंदर उमर अब्दुल्ला हो, वामपंथी दल हो, वो तो खुल के कह रहे हैं वो ईरान के साथ खड़े, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, गुड क्वेश्चन। इसलिए उमर अब्दुल्ला के साथ ये भी है कि भाई कारगिल में भी शिया हैं, और पाकिस्तान की समस्या क्या है कि पाकिस्तान तो शियाओं पे अत्याचार करता है। आप सबने देखा होगा पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका होता है कि नहीं, रावलपिंडी में शिया मस्जिद में धमाका। अब शिया ईरान के साथ खड़ा होना इतना आसान नहीं है कि शिया ग्रुप्स को आप दबाते रहेंगे, अपने देश में मारते रहेंगे, इराक भी मारता रहेगा, टर्की भी मारता रहेगा, कुर्दिस्तान में भी मारता रहेगा, फिर कहेंगे इराक के साथ। इसीलिए मैंने कहा ना, ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की भी बहुत तगड़ी लड़ाई है। अगर हमारे यहाँ क्या करें, जय फिलिस्तीन का बैग लगा के चल देते हैं, लगता कुछ समझते ही नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर का मामला क्या है, क्या फिलिस्तीन है, क्या इजराइल है, और क्या क्या है, मगर चल देते हैं। सरकार भी तो, हमने तो कहा हम फिलिस्तीन की हमास के संप्रभुता खिलाफ को है, लेकिन मानते फिलिस्तीन के हैं, तो साथ है। फिलिस्तीन की संप्रभुता को मानते हैं, मगर हम जय फिलिस्तीन नहीं बोलते, ना फिलिस्तीन का बैग लेके चलते हैं। नहीं, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या होती रहे, 60,000 से ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा लोग की अगर हत्या हो, तो क्या ये भारत का फर्ज नहीं है? भारत के आज तक यूनाइटेड नेशन में ऐसी आवाज नहीं उठाता रहा है। आप भी फिलिस्तीन, हमारी जो विदेश नीति है, मैंने इसलिए कहा सिद्धांत आधारित होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, राष्ट्रहित के अंदर होनी चाहिए। आप यू टर्न लेते रहे, इसीलिए आज आपके सारे पड़ोसी देश नाराज है। आज इसीलिए रशिया जो है वो बैलेंस कर रहा है आपको। ये तमाम सारी चीजें, और जो ट्रंप भी जिस तरह से बार बार भारत का अपमान या नरेंद्र मोदी जी का अपमान जिस तरह से हो रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप के मन में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है। इसलिए ये सारी चीजें हम, मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए, इन्होंने कहा कहीं भी हत्या हो रही हो, कहीं पर हिंसा हो रही हो, हमें निश्चित रूप से उसकी आलोचना करनी चाहिए। और कांग्रेस के दिल में इतना दर्द था कि सिर्फ फिलिस्तीन का बैग नहीं था, CWC में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित था। फिलिस्तीन को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ट्वीट है, और सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे। बिल्कुल था। मगर ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ था, कोई ट्वीट किया ना, कोई बिल्कुल किया। हमने उसका भी विरोध किया, हमने उसका भी विरोध किया जो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध। बांग्लादेश में सुनिए, ट्रंप ने बोला कि हिंदुओं के साथ हत्या हो रही है, मगर इन्होंने हिंदू वर्ल्ड तक बोलना उचित नहीं समझा। इससे समझ में आता विदेश नीति या सुरक्षा नीति, वोट बैंक के तराजू में पहले तौली जाती है कौन सा भारी वाला है। इसीलिए आपने देखा वक्फ बोर्ड पे क्रिश्चियंस की भी ऐसी तैसी कर दी। केरल में 400 एकड़ जमीन कब्जा कर ली, वो कह रहे हैं भाई मत करिए। अरे नहीं भाई, तुम तो हल्का वाला हो ना, तुम तो हो माइनॉरिटी, मगर वो हल्की वाली माइनॉरिटी हो, मेरे को भारी वाला वोट बैंक चाहिए। इसलिए वोट बैंक के तराजू से हटिए, राष्ट्रहित को देखिए। भाई मजा आया,
ठीक है। एम्बेसडर को मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से कि भाई ये तो घातक है, तुम्हारे खिलाफ भी घातक देखिए, है। एक लाइन छोटा में सा। साफ बोल रहा हूँ मैं, विशंबर बिल्कुल दयाल जी ने बहुत गहरी बात कही मैं है। साफ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलता हूँ। There is an American proverb, there can never be a free lunch. If there is a free lunch, there has to be poison in it. वैसे ऑन द लाइटर नोट कहूँ, अभी अभी बकरीद गुजरी है, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है ना, तो कहाँ पे हलाल होगा वो विशंबर दयाल जी ने बता दिया। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब